1980 तक ये तय किया कि ये हमारा रियर एरिया होगा और उनके डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे हैं। उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है, आदिवासीज डू नॉट हैव पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, रिवोल्यूशन विल नॉट हैपन हियर। तोता कहते हैं ना कि एक राक्षस है, उसकी जान जो है वो तोते में है, तो वो हिडमा एक ऐसा कैरेक्टर बन गया है। उसको बनाया है इन लोगों ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने, मतलब माओइस्ट पार्टी ने। वो कहता है मुझे ना माओइज्म की समझ है ना कम्युनिज्म की समझ है, मैं सिर्फ जानता हूँ कि ये जंगल मेरा है ना। और जनता माओवादियों के साथ थी जब सलवा जुडुम शुरू हुआ ना, तो 90% लोग माओवादी के साथ गए। सलवा जुडुम वैसा ही है जैसे हिंदू मुस्लिम दंगा होता है ना, तो आप अगर हिंदू हैं तो आपको हिंदू खेमे में जाना पड़ेगा ना, तभी आपकी जान बचेगी। ये जो डिवीजन हुआ है नॉर्थ और साउथ का, तो साउथ का जो लीडरशिप है मतलब माओइस्ट पार्टी में, उसको तेलंगाना कमेटी कहता है। और वेणुगोपाल जी ने मुझसे कहा कि नमस्कार। मैं हूं निधीश त्यागी और आप हैं हकारा डीप डाइव पर। और आज हम लोग बात करेंगे दंडकारण्य के में नक्सलवाद के बारे में, जो लगातार वहां पर कई सारी घटनाएं पिछले साल भर से वहां पे हो रही हैं। लगभग नक्सलवाद का खात्मा हो गया है, एक बड़ा एनकाउंटर हुआ और उसके बाद कल जो है वो सबसे बड़े नेताओं में से एक भूपति ने सरेंडर किया, उनको 10 करोड़ रुपए का इनाम था। आज भी सुकमा में जो है 27 नक्सलियों ने बस्तर में सरेंडर किया है। मेरे साथ शुभ्रांशु चौधरी हैं, जो नक्सलवाद पे किताब लिख चुके हैं, उनको करीबी से देखा है, बस्तर में काम करते हैं। और हम लोग बहुत पुराने साथी पत्रकार हैं, शायद 89 से। और उनका एक सीजी नेटस्वरा नाम से नागरिक पत्रकारिता सिटीजन जर्नलिज्म का एक इनिशिएटिव है, जो वो बहुत सारे सालों से चला रहे हैं, जिसपे लोग अपनी बात, दिक्कतें कहते हैं, बताते हैं और उसको लेकर एक एक एक्शनेबल आउटकम की तरफ वो लेकर जाता है। तो शुभ्रांशु, आपका स्वागत है इस बातचीत में। पहले तो ये कि ये जो पूरा इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ये जो नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र माना जाता था, क्या है वो बस्तर था छत्तीसगढ़ का, या लगा हुआ महाराष्ट्र है, या लगा हुआ तेलंगाना उड़ीसा है। झारखंड के भी कुछ इलाकों में वो साफ साफ अभी भी देखा जा सकता है। इसको अभी हम कैसे देखें, इस पूरे जो तेजी से बदलता हुआ घटनाक्रम है वहां पे। तो नीतीश, जो पिछले 50 सालों में जो हुआ, मतलब 67 से इसकी शुरुआत जैसा आप जानते हैं बंगाल से हुई। इधर छत्तीसगढ़ में, जिसको आज हम छत्तीसगढ़ कहते हैं, उस समय तो छत्तीसगढ़ नहीं था, जिसको हम दंडकारण्य कहते हैं, वहां पे 1980 से जब वो 70 में उनको सेटबैक होता है बंगाल और बिहार में और आंध्र प्रदेश में भी, तो इसको एक नया थिएटर की तरह इन्होंने डेवलप किया। उसका अब समापन बहुत करीब है। अब वो 31 मार्च में हो जाएगा या नहीं, वो एक प्रश्न है, पर उसका समापन लगभग निश्चित है। हम्म। इसको जरा सा शुभ्रांशु, अगर आप इनकैप्सुलेट कर सके ना, कि एक उसमें बांध सके कि जिसको समझना, जिनको शायद नहीं पता है सबके बारे में, हिंदी भाषी इलाकों में खास तौर पे, तो उनको अगर हम बताएं कि नक्सलवाद क्या था, उसके क्या मतलब, उसकी पकड़, उसकी मार, उसका असर किस तरह से था, तो जब वो अपने सबसे उत्कर्ष के दौर पे था और उसके बाद जब उसका पतन अभी हुआ हो रहा है, हम देख सकते हैं कि वो लगभग अपनी आखिरी सांसें गिर रहा है। तो इसको हम कैसे, क्योंकि आप इसको लंबे समय से एक तरह से चश्मदीद गवाह की तरह देखते रहे हैं, आपका मिलना भी हुआ है, आपने किताब भी लिखी है इसके बारे में। तो इसको हम अगर हम समझाना चाहें एक ऐसे व्यक्ति को जो कि इसको ठीक से नहीं जानता, तो उसे हम क्या बताएंगे। तो नीतीश, भारत में जो पॉलिटिक्स है उसकी शुरुआत लगभग 100 साल पहले होती है। आरएसएस इस बार अपना 100वां वर्षगांठ मना रहा है। अगर आप देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी, तो पॉलिटिक्स तीन तरह की है, लेफ्ट, राइट और सेंटर ना। कांग्रेस तो काफी पहले शुरू हुआ, मतलब 19वीं सदी में। पर एक्चुअल पॉलिटिक्स शायद इसी समय शुरू होती है जब कांग्रेस पहली बार 1930 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करता है।
तो आरएसएस का भी जन्म 25 में हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी का भी जन्म 25 में हुआ। आज जिसको हम माओइस्ट कह रहे हैं या नक्सल कह रहे हैं, उसका जो ऑफिशियल नाम है, जो सरकारी नाम है, वो है LWE, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो लेफ्ट में जब हम देखते हैं तो उसमें जो कि अतिवादी जिसको हिंदी में हम कहते हैं, तो भगत सिंह को क्या आप अतिवादी कह सकते हैं? कह सकते हैं, क्योंकि आजकल के जो माओइस्ट हैं वो उनको अपना आइकॉन मानते हैं ना। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी अतिवादी जो हिंसा पर विश्वास करते हैं, वो धड़ा था ना। और अगर आप जिसको आज हम माओवादी आंदोलन कहते हैं, उसकी शुरुआत आजादी के पहले हुई। जिस तेलंगाना को आज मूल माना जाता है, तो तेलंगाना आंदोलन आजादी के पहले शुरू हुआ। और उसका जो मिलिट्री क्रश करना, वो अंग्रेजों ने शुरू किया। जो हम आज जो देखते हैं वही मिलिट्री स्ट्रेटजीज ब्रिटिश ने 46 से 51 तक वो लगभग चला था। उसके बाद उस समय की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसने संसदीय लोकतंत्र को माना। तो ये इतिहास लगभग 100 साल पुराना है। और 51-52 में जब कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय लोकतंत्र में आई, आपको मालूम है केरल में पहली सरकार बनी 57 में, शायद दुनिया में पहली सरकार बनी, इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार जो है। लेकिन कम्युनिस्टों में वो जो एक्सट्रीमिज्म धड़ा है वो अलग होता रहा। तो पहले सीपीआई से सीपीआईएम बना। उन्होंने कहा कि ये सीपीआई वाले तो कांग्रेसी हैं ना। फिर सीपीआईएम में भी एक धड़ा बना जिसको सीपीआईएमएल कहा गया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जिनको ही आज हम माओइस्ट कहते हैं। तो ये 64 में सीपीएम बना और उसके बाद 69 में और 67 में लगभग इसकी शुरुआत, सशस्त्र आंदोलन जिसको हम कहते हैं, बंगाल के। वो सीपीआई-एमएल जो है वो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है बिहार में इस समय। तो वो नक्सलवादी हैं ना, पर वो आज हिंसा की राजनीति से अपने को अलग कर लिया है। जैसे आज सोनू ने या वेणुगोपाल ने, जिन्होंने अभी आत्मसमर्पण किया है, वो भी वही कह रहे हैं कि अब हम जनता के साथ बगैर बंदूक से लड़ाई लड़ेंगे। तो बहुत तरह के, तो अब उनको फिर LWE नहीं कहेंगे, लेफ्ट विंग है। शायद थोड़े से ज्यादा अतिवाद की तरफ है। अम, अम, पर उनको एक्सट्रीमिस्ट शायद नहीं कहेंगे। तो ये 67 में शुरू होता है नक्सलबाड़ी गांव से बंगाल में, इसीलिए इनको नक्सल भी कहा जाता है। यद्यपि ये इनको अपने आप को आजकल माओवादी कहना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि मार्क्स को जो लोग विश्वास करते हैं उनको मार्क्सवादी कहते हैं। ML का लेनिन है, तो मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी। तो कम्युनिज्म के अंडर में बहुत सारे नेताओं के जो फॉलोअर्स हैं। तो 67 में ये शुरू हुआ बंगाल में, और मूलतः 2-3 जगहों पर इसकी पकड़ रही, बंगाल में, पंजाब में, और 4 अब कहेंगे, बिहार और उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश। लेकिन 77 आते तक वो आंदोलन लगभग खत्म हो गया। और उनके जो नेता थे चारू मजूमदार, उनकी हत्या हुई 72 में ही। और 77 में ये लोग मिले नागपुर में। वेरी इंटरेस्टिंग कि हर कोई नागपुर में ही मिलता है। गांधी भी नागपुर गए, अंबेडकर भी नागपुर गए, आरएसएस भी वहीं पर है। तो नागपुर में इनकी बैठक हुई 77 में कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गड़बड़ हुआ। हमने 67 में शुरुआत की और 77 में हम कहीं नहीं हैं। तो ये आज का जो आंदोलन हम देख रहे हैं, जो कि अब समापन के दौर पर है, उसकी शुरुआत उस 77 की बैठक से होती है। तो उसमें उन्होंने एक पर्चा निकाला जिसका नाम दिया उन्होंने बैकवर्ड एरिया, बैकवर्ड एरिया, नहीं, नॉट बैकवर्ड एरिया, मैं शब्द एग्जैक्ट भूल जा रहा हूँ। तो बेसिकली कहना वो ये चाह रहे थे कि माओ ने ये कहा है, माओ का ये सिद्धांत है कि जब आप लड़ाई लड़ते हैं तो हार होती है या जीत होती है। और माओ और ये सारे कम्युनिस्ट
आप जानते हैं कि बहुत वैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं। अगर आप जीत रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हार रहे हैं तो अपनी जो सेना है उसको पूरे को एक्सपोज मत कीजिए। एक फ्लिम्जी सा ऑपोजिशन वहां पर रखिए और बाकी को एक सुरक्षित जगह में मूव कर दीजिए। फिर जब स्थिति सुधरे तब उनको फिर से वापस लाइए। ये हमको पहले करना चाहिए था, जो जब हमने शुरू किया 67 में वो हमने नहीं किया। तो अब हम जब शुरू करें तो लेसन ये है, इसका नाम था रियर एरिया स्ट्रेटेजी या रियर एरिया डॉक्यूमेंट। वो जो था मैंने पढ़ा है उसको, एक बैंड डॉक्यूमेंट उन्होंने ही पढ़ने को दिया था। तो रियर एरिया के रूप में उस समय दंडकारण्य को उन्होंने चुना। दंडकारण्य जैसा आप जानते हैं कि उस समय 4 प्रदेश में फैला हुआ था, अभी वो 6 प्रदेश हो गया है। तो आंध्र प्रदेश, अभी वो तेलंगाना भी है, महाराष्ट्र जहाँ पे ये सरेंडर हुआ, मध्य प्रदेश, अभी वो छत्तीसगढ़ भी है, और उड़ीसा। तो स्ट्रेटेजी ये थी कि हम लड़ाई लड़ते रहें। अब देखिए लड़ाई मतलब अ, जैसे सोनू जिन्होंने सरेंडर किया वो कभी बंदूक लेके नहीं लड़े। ही वाज ए थियोरेटिकल, सोचने समझने वाले आइडियोलॉग की तरह थे। लोग थे ना। तो ये लड़ाई ज्यादातर सोचने समझने की है, बंदूक उसका हिस्सा है। तो बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, ये सब इलाके जो हैं यहाँ पे कम्युनिस्ट आंदोलन एक ऑर्गेनिक तरीके से आगे बढ़ा है। जहाँ पे सिनेमा वैसा ही रहा है, साहित्य वैसा रहा है, वहाँ संगीत वैसा रहा है, तो फिर वहां से लड़ाके निकलते हैं ना। पर ये और ये लड़ाई जमीन और सामंतवाद के खिलाफ थी, जमींदारियों के खिलाफ या उनके खिलाफ ज्यादातर रही। तो अलग अलग जगह में अलग अलग, जैसे बंगाल में जब लड़ाई शुरू हुई तो आपने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने जो जमींदारों ने जो जमीन रख लिया, क्योंकि देश में तो कानून है जिसको क्या कहते हैं, सीलिंग एक्ट कहते हैं, वो नहीं माना। आंध्र प्रदेश में भी वही लड़ाई थी, बिहार में भी वही लड़ाई थी, पर छत्तीसगढ़ में वो लड़ाई नहीं है। तो 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 आप ये कह रहे हैं कि दंडकारण्य जो था वो दरअसल एक बफर जोन की तरह की, वो एक सेफ हाइडिंग प्लेस की तरह था उस समय, कि जहां भी अब आपको बचना हो तो आप यहाँ आके छिप जाइए, यहाँ पे कोई पूछ नहीं रहा है दरअसल। एग्जैक्टली तो उन्होंने 1980 तक ये तय किया कि ये हमारा रियर एरिया होगा, और उनके डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे हैं, उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है, आदिवासीज डू नॉट हैव पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, रिवोल्यूशन विल नॉट हैपन हियर, दिस इज ए प्लेस टू हाइड ना। और हमको इसको इस तरह से विकसित करना है, जैसे अंग्रेजी में था हम्म। कि यहाँ की जो जनता है वो कभी हमारे खिलाफ न जाए। तो 1980 में 50 लोगों को भेजा गया, 7 लोगों के 7 दल दंडकारण्य में 7 कोने से घुसे। जो पहले ग्रुप में एक आए थे कोसा, उनका असली नाम तो कोसा नहीं है, डी सत्यनारायण रेड्डी, उनकी पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले उनकी हत्या हुई। वो भी एक विवादित विषय है। जैसे वासु जिसकी बात आप कर रहे थे, मैंने जो किताब लिखी उसकी भी हत्या साथ में ही हुई 2 हफ्ते पहले। उसका नाम रामचंद्र रेड्डी था। तो कोसा पहले बैच में थे। रामचंद्र रेड्डी उस समय आए जब हम लोग मिले 88 89 में। वो रायपुर के ऑर्गेनाइजर थे माओइस्ट पार्टी के लिए। उनको हम विजय के नाम से जानते थे और उनसे हम कॉफी हाउस में मिलते थे। बाद में पता चला कि वो एक माओइस्ट ऑर्गेनाइजर है। तो जब वो छत्तीसगढ़, उस समय तो नहीं था, दंडकारण्य में आए तो उनकी मंशा यही थी जो आपने कहा कि ये एक छिपने की जगह है, यहाँ रिवोल्यूशन नहीं होगा। पर जैसे ही आंध्र प्रदेश में स्थिति सुधरेगी, बंगाल में स्थिति सुधरेगी, हम वापस जाएंगे। पर अनफॉर्चुनेटली वो स्थिति कभी सुधरी ही नहीं। तो यहाँ बैठे बैठे जैसे गणपति, इनके जो पहले अभी तो वो नहीं है सेक्रेटरी, अभी वो जीवित है, उन्होंने 93 में ये तय किया कि यार कितनी देर बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा कि रिवोल्यूशन यही होगा। और उन्होंने इस
कारणों को इन्वेंट किया। अब जैसे आपने कहा कि सामंतवाद के खिलाफ ना, जमींदारी के खिलाफ। अब बस्तर में तो कोई जमींदार है नहीं, वो जंगल है। आपके 6 बेटे हैं, आप 6 एकड़ जमीन काट लो मतलब जंगल काट लो। मेरे 3 हैं हम्म। तो मैं 3 में ही खुश हूँ। तो यहाँ जमींदारी की कोई समस्या नहीं थी, तो यहाँ उनको विषय बदलने पड़े। तो ये रूप बदला है, पर ये कभी भी एक आंदोलन नहीं बन पाया बस्तर में। उस पे हम आ सकते हैं, जैसा कि एक आंदोलन था ये आंध्र प्रदेश में, एक आइडियोलॉजिकल आंदोलन है ना। जैसे आज भी मेरी इन माओवादी नेताओं से बात होती है कि अभी आधे घंटे पहले सोनू के, जिन्होंने सरेंडर किया, उनके जो राइटर हैं, मतलब उनके जो प्रेस नोट राइटर है, उनसे बातचीत हो रही थी। वो हरियाणा के हैं और उन्होंने बस्तर में काफी समय बिताया, सरेंडर किया है। तो वो यही कह रहे थे कि हम कभी भी इसको एक आंदोलन नहीं बना पाए। ठीक है, हमने मुद्दे खोजे, आदिवासी के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, तो उनको हमने लड़ने के लिए तैयार किया। पर ये जो थ्योरेटिकल जो आंदोलन है, ये माओइज्म है या कम्युनिज्म है, ऑर्गेनिकली वो यहाँ पर नहीं हुआ, जो कि और प्रदेशों में था। तो फिर उसके बाद जो एक और जो चीज हुई, ये जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से कि जो सारे लीडर्स इस समय जो सरेंडर कर रहे हैं या मारे जा रहे हैं, जो उनके जो ऊपर के जो सारे नेता हैं, वो सब तेलंगाना या आंध्र आंध्र के तेलुगु लोग थे, जो लोग आके उन्होंने नेतृत्व संभाला। और उन्होंने फिर स्थानीय आदिवासी युवक युवतियों को शामिल किया इस पूरे अपने अभियान या कथित आंदोलन में। और अब जो है लड़ाई जब खत्म होती दिख रही है, तो उसकी जो जहाँ पे जिसके बारे में मैं ज्यादातर बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के, जो आदिवासी, जो बस्तर के, जो वहाँ के धरती पुत्र हैं या वन पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, उनका क्या होने वाला है। क्योंकि दरअसल जिसको कैजुअलिटी ऑफ क्रॉस फायर कहते हैं, चाहे वो नक्सल हो या ना हो, उसकी कीमत सबसे ज्यादा उन्होंने चुकाई। चाहे वो सरकारी दमन की कार्रवाइयां हैं या नक्सली हिंसा के शिकार हैं, दूसरी तरह की जेल में डाल देना है, बहुत सारे मानवाधिकार हनन का सवाल भी है वहां पर। तो हम स्थानीय लोगों के बारे में, जब दंडकारण के लोगों के बारे में बात करते हैं, तो उनकी स्थिति अब कैसी है और वो उसके क्या सवाल हैं अब जो है। यही सबसे बड़ा प्रश्न है मेरे लिए, तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है। देखिए, 80 में ये आए और 90 तक कोई उनके साथ जुड़ा नहीं ना, उन्होंने जुड़ने के लिए कहा उनको ना। पर 90 में स्थानीय लोग जुड़े 2 कारणों से। पहला, जो मैंने इससे पहले कहा कि गणपति और तमाम लोगों ने रिवॉल्यूशन को इन्वेंट करना शुरू किया, कारणों को खोजना शुरू किया कि भाई ठीक है, जमींदार नहीं है तो क्या है, क्या समस्या है। और दूसरा जो हुआ, जो आपने कहा कि मानवाधिकार हनन ना, 90 में ही जिस तरह से अभी बीजेपी की सरकार आई है और उन्होंने बहुत एग्रेसिव मिलिट्रिस्टिक एटीट्यूड लिया, वही आप देखेंगे मध्य प्रदेश था उस समय। 90 में सबसे पहले बीजेपी की सरकार आई थी, सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने दोनों पार्टियों को, वहां 2 ही प्रमुख पार्टियां हैं और थी, एक है कांग्रेस और एक है सीपीआई, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी है, उनको साथ लिया और एक जन जागरण अभियान शुरू किया। इसका नाम जन जागरण अभियान था, पर दरअसल वो एक पुलिस मूवमेंट था, जो जो माओवादियों को सपोर्ट करते हैं उनको खत्म करने का, उनका सपोर्ट बेस खत्म करने का। तो पर इन 10 सालों में इन माओवादियों में, जैसा उनके पत्रों में लिखा, उस समय तो फोन नहीं था, तो उनको ये सर्कुलर आते थे, सर्कुलर 1, सर्कुलर 2, वो उन्होंने सब मुझे दिखाया ना। तो जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही साइंटिफिक लोग हैं ना, तो वो अपना सर्वे करते हैं कि क्या समस्या है, क्या किया जाए। तो पहली समस्या उन्होंने खोजी कि ये जंगल है और जंगल वाले इनको बहुत परेशान करते हैं। तो उन्होंने फॉरेस्ट वालों की पिटाई करनी शुरू की। पिटाई मारने की जरूरत कभी पड़ी नहीं, उनके पास ज्यादा बंदूकें थी भी नहीं, और जंगल उन्होंने
आदिवासी को वापस दिया। हाँ। दूसरा, उन्होंने देखा कि व्यापारी इनको काफी परेशान कर रहे हैं, सही रेट नहीं देते हैं। व्यापारियों के साथ इनकी काफी लड़ाई हुई, और उसमें आदिवासी साथ में जुड़े। तीसरा, महिलाओं के साथ में जो अत्याचार होता था, लैंगिक अत्याचार ना, उसको उन्होंने रोका। तो इस तरह से 3-4 बड़े-बड़े काम इन्होंने 10 सालों में किए। तो आदिवासी जो है वो आप और हम जैसे इंडिविजुअलिस्टिक कम है ना। आदिवासी सामाजिक है, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे काम करता है। समुदाय समुदाय के साथ चलता है। सामुदायिक है वो ज्यादा ना। तो जैसे आप वहां जाएंगे तो जब नाच रहे हैं तो कोई दर्शक नहीं है, हर कोई नाच रहा है। तो वहां कोई अमिताभ बच्चन नहीं है, हर कोई साथ में गाता है। अकेले आप गाने बोलो तो बहुत गड़बड़ा जाते हैं ना। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ने 90s में बोला कि अब सरकार आपको परेशान कर रही है, आप घर नहीं जा पा रहे हो ना, और ये लोग अभी बोल रहे हैं कि इनकी पार्टी से जुड़ो। और ये 10 साल से हमारे लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जंगल वापस दिया है ना, महिलाओं की इज्जत बचाई है ना। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो जुड़ो। So that was the start of Maoist movement as far as the locals are concerned. No, स्थानीय लोग 90 के बाद में पुश के कारण, उसमें कोई माओवाद से प्रभावित होके या कम्युनिज्म से प्रभावित होके एक आध लोग जुड़े होंगे। जैसे उनका जो अभी प्रमुख लीडर है ना, हिडमा, अभी ये सोनू ने सरेंडर किया है। तो सोनू का मेरे पास पिछले हफ्ते मैसेज आया। सोनू जो मतलब जो हम वेणुगोपाल जिनका नाम है, वो इंटेलेक्चुअल हेड है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी तो है ही ये, मिलिट्री लीडर्स और हैं, पर थिंकिंग लीडर वेणुगोपाल थे। और मैंने जब से भी ये पीस प्रोसेस में वहां काम करना शुरू किया तो उनसे लगातार बातचीत होती थी। तो उन्होंने ये कहा कि आप जो जो बोलते थे वो सब हम सब मानने को तैयार हैं, आप सरकार से बात कीजिए। हम आदिवासी के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं सरकार से। तो मैंने यही कहा कि अब ये तो आपने बहुत देर कर दी। तो आदिवासी के मुद्दे पर माविस्ट बहुत कुछ कर सकते थे, पर वो उन्होंने एक मिलिट्रिस्टिक रास्ता लिया कि वो लाल किले में लाल झंडा फहराएंगे। लोग धीरे धीरे उनके साथ जुड़ते गए, और उनका जो उद्देश्य है वो बहुत पहले से ही बड़ा था। वो कोई आदिवासी उद्धार के लिए, आदिवासी विकास के लिए तो नहीं आए थे। वो सारी दुनिया में क्रांति करने के लिए आए थे। पर यही सब मिसमैच यहाँ पर हुए कि जब आप करने आए थे तो ऐसे समाज में क्यों क्रांति कर रहे हैं जहाँ पे कोई बेसिक समझ नहीं है। तो मैं जो हिडमा की मैं बात कर रहा था, तो हिडमा से एक बार मैं मिला। तो अरे दादा बहुत सवाल पूछते हैं, मतलब वो इरिटेट हो जा रहा है जब आप हमसे कम्युनिज्म के बारे में पूछ रहे हैं, माओइज्म के बारे में पूछ रहे हैं। हम तो सिर्फ जंगल बचाना चाहते हैं ना। जो आज जैसे वो तोता कहते हैं ना कि एक राक्षस है, उसकी जान जो है वो तोते में है। तो वो हिडमा एक ऐसा कैरेक्टर बन गया है, उसको बनाया है इन लोगों ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने, मतलब माओइस्ट पार्टी ने। वो कहता है मुझे ना माओइज्म की समझ है ना कम्युनिज्म की समझ है, मैं सिर्फ जानता हूँ कि ये जंगल मेरा है ना। और मैंने उस दिन ज्वाइन किया जिस दिन फॉरेस्ट गार्ड वालों ने आके मेरे भाई की पिटाई की ना। ये लोग नारायणपुर के आसपास के परिवार थे, कुछ तकलीफ हुई थी तो वो साउथ में गए, साउथ मतलब सुकमा की तरफ गए थे, और वहां जंगल काट रहे थे क्योंकि उनको खेत बनाना है। तो फॉरेस्ट वाले रोक रहे थे। तो ये जो स्थानीय लोग हैं आज भी, जैसे आप सोनू ने सरेंडर किया है तो आज लगभग 101 लोगों ने सरेंडर किया है, पर हमारी समझ है कि लगभग 700-800 लोग अभी भी पार्टी में हैं। लीडर तो बहुत कम बचे हैं, लीडर तो शायद 20-25 ही बचे होंगे, उससे भी कम, जो कि बाहर के हैं जैसा आपने कहा। खासकर तेलंगाना के हैं, कुछ बंगाल के, कुछ महाराष्ट्र के भी थे। पर जैसे आदिवासी बहुत जल्दी जुड़ता नहीं है ना, अ, पर बहुत जल्दी छोड़ता भी है। तो पिछले हफ्ते जब मेरी सोनू मतलब वेणुगोपाल जी से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि हिडमा मेरे साथ है, आप सरकार से ये बात कीजिए कि आदिवासी के मुद्दे पे अगर वो बात करेंगे तो हिडमा भी मेरे साथ आएगा। पर मैंने कुछ कोशिश भी की यहाँ दिल्ली में,
पर यहाँ तो सरकार का सिर्फ एक ही एटीट्यूड है कि वो मिलिटरीली इनको खत्म कर देंगे, और वो बहुत सफल है, बहुत सफल है, क्योंकि उन्होंने मिलिटरीली बहुत उस पर जोर दिया है पहला। लेकिन जो सफलता का जो मुख्य कारण है, जो यहाँ सरकार नहीं समझ रही है, आप कोबरा भेज सकते हैं ना, पर कोबरा को आपको आंख देना पड़ेगा, कोबरा को आपको इंटेलिजेंस देना पड़ेगा। इंटेलिजेंस लोगों ने दिया है, ये लड़ाई सीआरपीएफ ने नहीं जीती, ये लड़ाई डीआरजी ने जीती है ना। डीआरजी कौन है? डीआरजी सरेंडर्ड लोग हैं। डीआरजी वही लोग हैं जो पहले माओइस्ट थे या स्थानीय लोग हैं। तो दोनों तरफ से और स्थानीय। वो क्या सलवा जुडुमी है, वो डीआरजी कोई इससे बहुत अलग नहीं, जो पहले सलवा जुडुमी जो था। बिल्कुल, सलवा जुडूम एक स्ट्रेटेजी है। जैसे मैंने बताया, जब 46 में ये लड़ाई शुरू हुई, तब अंग्रेज ने भी सलवा जुडूम किया था। तो इसको स्ट्रेटेजिक हैमलेटिंग कहते हैं। ये एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी है। ये वियतनाम में यूज हुआ, मलाया में यूज हुआ, हर जगह यूज होता है, नॉर्थ ईस्ट में यूज हुआ है। आप मछली को पानी से अलग करते हैं, सिंपल स्ट्रेटेजी। तो वो काफी सफल रहा उस समय के आंध्र प्रदेश में, जिसको हम आज तेलंगाना कहते हैं। जन जागरण वही था, वही कोशिश वो कर रहे थे, उसको आगे नहीं ले जा पा रहे। तो सलवा जुडुम इन्होंने फिर 2005 में शुरू किया, और उसमें सब साथ थे ना। सीपीआई उस समय अलग हो गया, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी लीडरशिप तो कांग्रेस के लीडर को दिया था। तो स्थानीय लोग ही दोनों तरफ हैं। पुलिस का भी फ्रंट हेड जो है वो स्थानीय है, माओइस्ट का भी जो फ्रंट हेड है वो आदिवासी है। हाँ, तो क्या किसी तरह से इन 500-700 जाने बचाई जा सकती है? ये कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्या हुआ है कि माओइस्ट पार्टी में अभी दो फाड़ हो गया है। तो इनके जो लीडर थे, नंबला केशव राव, उसको इन्होंने मई में मार दिया। उसके बाद सोनू को, मतलब वेणुगोपाल को लीडर बनना चाहिए था, सभी ने यही सोचा था, लेकिन उनको लीडर नहीं बनाया गया। और उसके बाद से सोनू जी वही सब बातें करने लगे जो कि उनको आज से 10 साल पहले करना चाहिए था, जो कम से कम 2 साल पहले मान लेना चाहिए था। पर वो नहीं माने। तो जो नया लीडरशिप है, जिनको तिरुपति देव जी कहते हैं, तिरुपति को जो लीडरशिप दी गई है, उनके साथ अभी भी मेरी समझ में 75% पार्टी है। तो जियोग्राफिकल डिवाइड हो गया है। सोनू या वेणुगोपाल चूंकि अबुझमाड़ में थे, तो पूरा नारायणपुर जिला और कांकेर जिला ये उनके साथ आ गया है, और गढ़चिरौली यूनियन। तो ये 4 डिवीजन उनके उनके साथ में है, और वो सरेंडर कर रहे हैं, और भी लोग सरेंडर करेंगे। पर दक्षिण में जो है, वहां पे लगभग 75% लोग हैं। और ये हिडमा जो मिथिकल कैरेक्टर है, जो कि सच में सोनू के साथ थे जब मेरी बात हो रही थी, वो अब शिफ्ट हो गए हैं साउथ में, वो देवजी के साथ चले गए हैं। और तो जितना भी आदिवासी लीडरशिप है, जो कि धीरे धीरे ऊपर आया है पिछले 40 सालों में, वो दक्षिण के लोगों के साथ में है। और अभी भी लड़ाई होगी। लड़ाई मतलब कर्रे गुट्टा का आपने सुना होगा, एक पहाड़ी है जो कि लगभग 80 किलोमीटर लंबी है और 5 से 20 किलोमीटर चौड़ी है। वहां पे ठीक पहलगाम के पहले स्टेट ने उनको घेर लिया था, लेकिन वो पहलगाम के कारण उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो कर्रे गुट्टा में एक और लड़ाई होगी। वहां पर एक नेशनल पार्क है, इंद्रावती नेशनल पार्क है, वहां पे माओइस्ट का अभी बहुत तगड़ा कब्जा है। तो अब जैसे बारिश खत्म होगी तो स्टेट फोर्सेस और तेजी से वहां जाएंगे, और बहुत सारी जानें जाएंगी। तो किस तरह से इन लगभग 1000 जानों को बचाया जाए, ये कोशिश करनी चाहिए। अ, जो जैसे मैंने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात की ना, कि 90 में माओवादियों के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ने, आदिवासियों के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ने कहा कि इनके साथ जुड़ना चाहिए। लगभग 2015 में उसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ने कहा कि अब हमारे को यहाँ से निकलने का समय हो गया ना। तो जैसे आपने बताया कि मैं ये सीजी नेट लोकतांत्रिक पत्रकारिता का हम प्रयोग वहीं पर करते हैं। तो 15 के बाद से लोगों ने उसी मीटिंग्स में आके हमको बोलना शुरू किया कि दादा अब हमको इस आंदोलन से निकलना।
तो भाई निकलना है तो निकलो, उसमें नहीं आपको मदद करनी पड़ेगी। तो हम कैसे मदद करेंगे? हम तो पत्रकार हैं। नहीं, क्या है कि हम तो दादा लोग को बोल रहे हैं, पर वो हमको मार रहे हैं। तो आप कुछ कीजिए ना। तो उसके बाद से मैंने लगातार, जैसे वेणुगोपाल जी हैं या जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, जितने भी लोग इनके शहरी समर्थक हैं ना, सबसे बात करना शुरू किया। और 3 साल तक वही लोग जो पिछले 1 साल से शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, न सिर्फ इन लोगों ने हमको रिडिक्यूल किया, बल्कि हमारा विरोध किया ना। हम लोगों ने शांति वार्ता, पद यात्राएं निकाली, तमाम चीजें की। वो तो खैर हमने 18 के बाद किया, जब 3 साल करने के बाद हमने देखा कि कोई नहीं आ रहा है और ये करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए, जीत उसी की होती है जनता जिसके साथ है ना। जनता माओवादियों के साथ थी जब सलवा जुडुम शुरू हुआ ना, तो 90% लोग माओवादी के साथ गए। सलवा जुडुम वैसा ही है जैसा, जैसे हिंदू मुस्लिम दंगा होता है ना, तो आप अगर हिंदू हैं तो आपको हिंदू खेमे में जाना पड़ेगा ना, तभी आपकी जान बचेगी। तो सलवा जुडुम ने नो फेंसिंग पॉसिबल सिचुएशन बना दी थी, फेंस सिटिंग। आपको या तो इधर जाना पड़ेगा या तो उधर जाना पड़ेगा, तो राइट। साइड लेनी पड़ेगी। तो 2005 के बाद आदिवासी समाज ने माओवादी के साथ जाने का निर्णय लिया था और माओवाद बहुत बढ़ गया था। जैसे वासु है, जिसकी हत्या पिछले 2 हफ्ते में हुई, उसने मुझे को कहा कि हम अपने आप को पीपुल्स वॉर कहते थे, पर यहाँ कोई पीपल तो हमारे साथ था नहीं। थैंक्स टू सलवा जुडुम लोग हमारे साथ आए। जैसे वेणुगोपाल, वेणुगोपाल ने एक आर्टिकल लिखा था, थैंक यू सलवा जुडुम ना, इंटरनली। वो बाहर बहुत विरोध करते हैं, पर उनकी तो यही स्ट्रेटेजी है ना कि आप पुलिस भेजिए, लोगों को मारिए। आप 5 गलत लोगों को मारेंगे, 25 लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सलवा जुडुम ने, जैसे उसकी शुरुआत हुई जन जागरण अभियान से 1990 में, जब पुलिस ने लोगों को मारना शुरू किया तो लोग जुड़े। और सलवा जुडुम जब हुआ तो फिर उनकी तादाद, मतलब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि 20 गुना 22 गुना एक एक जगह में बढ़ गई। पर 15 आते आते, ये 5 से 15 का 10 साल, 10-10 साल में आप इसको देख सकते हैं। 15 के आते आते आदिवासी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को, लीडरशिप को ये लगने लगा कि उन्होंने बोला कि दादा देखिए, ये अच्छे लोग हैं, पुलिस से तो अच्छे लोग हैं ना, हमारे साथ रहते हैं, हमारी भाषा बोलते हैं, पर इनके आंदोलन से लॉन्ग टर्म में हमारे समाज को कोई फायदा नहीं होता। पर माओवादियों ने इन आवाजों को नहीं सुना उस समय। अगर ये बात करने आते, और आज जो प्रश्न है ना कि आदिवासी क्यों लड़ रहा है, आदिवासी लड़ रहा है जंगल उसके लिए है ना, ऑटोनॉमी के लिए, जो कि उसको संविधान में दिया गया है। आज उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये जो 40 साल का जो, या 50 साल का जो आंदोलन है ना, ये लोग विलन की तरह वापस जाएंगे ना, कुछ भी हासिल नहीं होगा। रिवॉल्यूशन तो नहीं हुआ। जो लोग आपके साथ लड़े, जो लोग आपके साथ मरे, जिन लोगों ने आपको जिंदा रखा, उनके लिए भी आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। आज आपसे अमित शाह थोड़ी बात करेंगे जब आपकी कमर टूट गई है ना, जब आप 6 महीना या थोड़े और समय में आप खत्म हो जाएंगे, तब आपसे कोई ऑटोनॉमी की बात करेगा। वो कह रहे हैं कि अगर आदिवासी मुद्दे पे बात होगी तो हिडमा मेरे साथ सरेंडर करेगा, ये उनके शब्द थे ना। ये आज कौन आपसे बात करेगा ना, आज कोई नहीं बात करेगा। हम कोशिश जरूर करेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे, ये हमारा काम है। तो जैसे जैसे वेणुगोपाल है ना, ये तो सरेंडर करने की बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जनवरी में अपनी पत्नी का सरेंडर कराया उसी देवेंद्र फडणवीस के पास में। ही वाज टेस्टिंग वाटर्स। तो जैसे अभी पिछले हफ्ते 3 लोगों ने तेलंगाना में सरेंडर किया। उसमें से एक लड़की, उसका नाम सोनी है, उसका नाम तो सोनी नहीं है, पर किताब लिखते समय उसके साथ मैंने काफी समय बिताया था ना। तो जब उसने सरेंडर किया तो मैंने आंध्र प्रदेश, मतलब तेलंगाना में अधिकारियों को फोन किया कि आप मेरे से उसकी थोड़ी बात करा दे सकते हैं क्या? तो उन्होंने बात कराई। अभी भी वो पुलिस की कस्टडी में है। और उसने यही कहा कि जितने तेलुगु लीडर्स हैं ना, उसके पति तेलुगु हैं, इसलिए वो सरेंडर कर पाई। जितने भी आदिवासी हैं, उनकी तेलंगाना में कोई सेटिंग नहीं है, उनकी महाराष्ट्र में कोई सेटिंग नहीं है, और छत्तीसगढ़ की पुलिस पे हम लोगों को भरोसा नहीं है ना।
मतलब छोटे छोटे लोग तो सरेंडर कर रहे हैं, कोई भी बड़ा आदमी सरेंडर नहीं करना चाहता है। तो छत्तीसगढ़ सरकार को और कुछ करने की जरूरत है, ये छत्तीसगढ़ सरकार को हमको बोलना चाहिए। उसने कहा कि देखिए 50,000 लोग सलवा जुडुम के समय में ही विस्थापित होकर तेलंगाना में हैं, उसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार कुछ भी नहीं कर रही, तो हम लोगों के लिए क्या करेगी ना। तो कोई विश्वास नहीं करता है, बड़े लीडर खास तौर पे। तो आत्मसमर्पण जो हो रहे हैं वो तेलंगाना में हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हो रहे हैं। बड़े समर्पण की जहां तक बात है, सिर्फ शायद एक व्यक्ति ने अभी तक जो आदिवासी कैडर्स में से एक ने, जगदीश ने समर्पण किया है, बाकी नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रयास आज करने की जरूरत है कि कैसे ये जो 700 से 1000 लोग बचे हुए हैं, जो मतलब तेलंगाना से बहुत ही गड़बड़ खबरें आ रही हैं। अब वो कितना सही है कितना गलत है ये मुझे मालूम नहीं। सोनू ने, अब ये ऑन रिकॉर्ड मैं कहना चाहता हूँ, वेणुगोपाल जी ने मुझे पिछले हफ्ते की बात में ये कहा कि तो ये जो डिवीजन हुआ है नॉर्थ और साउथ का, तो साउथ का जो लीडरशिप है मतलब माओइस्ट पार्टी में, उसको तेलंगाना कमेटी कहता है। और वेणुगोपाल जी ने मुझसे कहा कि तेलंगाना की सरकार ने उनको वादा किया है कि वो पूरी उनकी मदद करेंगे और उनको आर्म्स भी देंगे। तो अब ये क्या सच है, ये क्या गलत है, ये सब पता नहीं। जैसे कि जब करेगट्टा की जब लड़ाई हुई ना, तो करेगट्टा तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है ना, तो उस समय भी यही खबरें आई कि तेलंगाना से हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यद्यपि मैंने तेलंगाना के जो पुलिस अधिकारियों हैं उनसे बात की, उनके जो राजनीतिक नेता हैं, कांग्रेस पार्टी की वहां सरकार है, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। पर पुलिस के लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा है, पर ऐसा है या नहीं हमें नहीं मालूम है। पर वेणुगोपाल अभी बाहर आए हैं तो उनसे और बात होनी चाहिए। तो ये सब गड़बड़ियां अगर ना हो तो प्रयास सबको मिलकर ये करना चाहिए। तो तेलंगाना कमेटी जो है अभी वही 75% लोग उनके साथ में हैं और वो अंत तक लड़ेंगे ये कह रहे हैं। अब अंत तक लड़ेंगे का क्या अर्थ है, ये तो पूरा सुइसाइडल है ना। आप भारत की सेना के साथ तो नहीं लड़ सकते हैं ना। ये बातें हम लोग 15-20 साल से उनसे कर रहे हैं, वो नहीं मान रहे हैं। कि भाई अफगानिस्तान में हो सकता है, बर्मा में हो सकता है, सूडान में हो सकता है ना। भारत एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है, उसमें बहुत कमियां हैं ना। पर आप भारत की सेना के साथ लड़के यहाँ लाल किले में लाल झंडा नहीं फहरा सकते हैं, वो इम्प्रैक्टिकल है, गलत है। पर वो तेलंगाना समिति आज भी वही बात कर रही है और जितने भी स्थानीय लोग हैं ना, वो सोनू के साथ नहीं आ रहे हैं, एक दो को छोड़कर ना। जो नॉर्थ वाले हैं वो आ गए हैं, और साउथ वाले सारे तो कॉन्शियसली दे हैव टेकन अ डिसीजन टू सुसाइड, दैट्स व्हाट आई विल से ना। कि तो अगले 6 महीने में इन लोगों की जान जाएगी, तभी इस लड़ाई का अंत होगा, जो कि बहुत दुखद है। शुभ्रांशु, इस बारे में खासा हम लोग कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, जो कि ये चलता रहा है और जो खत्म होने के मुहाने पर है। इसी बातचीत को हम एक और हिस्से में बात करते हैं, जो कि अब बस्तर के और दंडकारण्य के और खासतौर पर वहाँ के रहने वाले आदिवासियों के अब जो भविष्य की तरफ अगर हम देखें तो वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि उसमें कई सारे मुद्दे हैं। तो मैं इस बातचीत को यहाँ पे खत्म करता हूँ और फिर दोबारा से इसको दूसरे हिस्से में हम इस बारे में बात करते हैं। आपका इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हरकारा की जो बातचीत है, अगर आपको लगता है कि ये आपके काम की है और आपके हमसाया लोगों के साथ इसको साझा करिए। अगर आपको लगता है कि ये महत्वपूर्ण बातचीत है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया शुभांशु। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।